हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्काई ड्रीमर पर। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी प्रीलिम्स और मेंस की जो सीरीज स्टार्ट किया हूँ उसका आज जो है चौथा क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही टॉपिक है संघ और राज्य। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। भारतीय संविधान में संघ और राज्य की अवधारणाएं संघीय शासन प्रणाली का आधार हैं। यह प्रणाली केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के विभाजन को परिभाषित करती हैं। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो भारतीय संविधान है उसमें संघ और राज्य जो है संघीय शासन प्रणाली का आधार है। मतलब भारत में क्या है, संघीय शासन है, तो उसका आधार है संघ और राज्य। और यह प्रणाली केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच, जैसे ये दोनों किस तरह से काम करते हैं, कितनी शक्तियाँ केंद्र को है, कितनी शक्तियाँ राज्य को है, ये सारी चीज़ें परिभाषित हैं। संघ को देख लेते हैं। संघ, जिसे केंद्र सरकार के रूप में भी जाना जाता है, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। यह राष्ट्रीय महत्व के विषयों जैसे रक्षा, विदेश मामले, मुद्रा, रेलवे आदि पर कानून बनाता है। भारतीय संविधान में भाग 5 में संघ सरकार का वर्णन है। संघ की विधायी शक्ति संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में निहित है। इसमें यह कहा जा रहा है कि जो संघ है उसको केंद्र सरकार भी बोला जाता है, जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। संघ जो है, जो केंद्र सरकार है, वो क्या करती है, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से मामले आते हैं, तो रक्षा विभाग, विदेश मामले, मुद्रा, रेलवे, इन सारी चीज़ों पे कानून बनाता है। कौन? केंद्र बनाता है। और भारतीय संविधान में जो है संघ का जो है भाग 5 में वर्णन किया गया है। और संघ की जो विधायी शक्ति है वो संसद है। मतलब संसद जिसमें राज्यसभा और लोकसभा आते हैं, ये है, यही जो है कानून बनाती है। कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता से कार्य करते हैं। न्यायपालिका शक्ति सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। ये कहा जा रहा है कि जो संसद कानून बनाती है, लेकिन जो उनको एग्जीक्यूट करते हैं, जो कार्यपालिका है, वो किस में निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। कार्यपालिका की टोटल शक्ति किस में निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जो मंत्री परिषद है उनकी सहायता से जो है काम करती है जो कार्यपालिका है। और न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका की जो शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट में निहित है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय ही पूरे जो न्यायपालिका है उसको जो है देखती है। नेक्स्ट है राज्य, स्टेट्स। चलिए अभी संघ हम लोग जाने, अब स्टेट के बारे में समझ लेते हैं। राज्य अपनी भौगोलिक सीमाओं के भीतर शासन करते हैं। वे भारतीय महत्व के विषयों जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, पुलिस आदि पर कानून बनाते हैं। भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्य सरकारों का वर्णन है। राज्य की विधायी शक्ति राज्य विधानमंडल, विधानसभा और कुछ राज्यों में विधान परिषद में निहित है। कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है, जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता से कार्य करते हैं। न्यायपालिका शक्ति उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में निहित है। अब देखिए, अब संघ के बारे में अभी तक हमने पढ़ा कि उसको केंद्र सरकार भी बोलते हैं, वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है। तो उसी तरह से राज्य सरकार जो है, राज्य जो है वो अपनी सीमाओं के भीतर जो मतलब जो क्षेत्र है उनका, उसके भीतर शासन करते हैं। और उनके अंतर्गत जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, पुलिस आदि विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। मतलब राज्य इन पर कानून बनाते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य पे, मतलब जो हेल्थ सेक्टर है उस पे, कृषि पे और पुलिस पे वो अपने राज्य में वो कानून बनाते हैं। और इनका जो है वर्णन जो है संविधान के भाग 6 में जो है
राज्य सरकार का वर्णन किया गया है। राज्य सरकार की विधायी, जिस तरह से संघ सरकार की विधायी शक्ति संसद में निहित है, उसी तरह से राज्य सरकार की विधायी शक्ति विधानमंडल में निहित है। विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा आती है और कुछ राज्यों में विधान परिषद भी होती है, जिससे विधानसभा और विधान परिषद होती है। कार्यपालिका शक्ति, जिस तरह से संघ सरकार में राष्ट्रपति में निहित है, उसी तरह से राज्य सरकार में राज्यपाल में निहित है। और राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री और जो मंत्री परिषद है उनकी सहायता से कार्य करते हैं। और जैसे केंद्र में न्यायपालिका की सर्वोच्च शक्ति सर्वोच्च न्यायालय में है, उसी तरह से राज्य में न्यायपालिका शक्ति उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में निहित है। मतलब कि जो हाई कोर्ट्स हैं वो और ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं ये देखती हैं न्यायपालिका का काम। अब दोनों के बीच संबंध जान लेते हैं, संघ और राज्यों के बीच संबंध। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई हैं। संघ सूची, इस सूची में वे विषय हैं जिन पर केवल संसद कानून बना सकती है। राज्य सूची वे विषय हैं जिनमें केवल राज्य विधानमंडल कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची, इस सूची में वे विषय हैं जिन पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। कुछ मामलों में संघ राज्य के विषयों पर भी कानून बना सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघ राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं और उनकी विकास योजनाओं में मदद करते हैं। राज्यों के बीच विवादों का समाधान जो है सुप्रीम कोर्ट करता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। अब देखिए इसमें ये कहा जा रहा है जो संघ और राज्य हैं इनके बीच संबंध को हमें जानना है, तो संघ और राज्य को जो है उन शक्तियां बांट दी गई हैं। कुछ शक्तियां संघ के पास हैं, कुछ शक्तियां राज्यों के पास हैं। तो 7वीं जो अनुसूची है उसमें 3 विषय दिए गए हैं। 3 विषय दिए गए हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 7वीं अनुसूची में 3 सूची दिए गए हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में जो है जो विषय दिए गए हैं उसमें केवल संसद कानून बना सकती है, और राज्य सूची में जो विषय दिए गए हैं उसमें केवल राज्य विधानमंडल कानून बना सकती है। और समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं, संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन जैसे एक अपवाद भी है कि कुछ मामलों में जो है राज्य के विषयों पर संघ यानी कि संसद भी कानून बना सकती है। जैसे कि आप राष्ट्रीय अगर आपातकाल की स्थिति है तो उस दौरान क्या करती है, संघ सरकार जो है कानून बनाती है राज्य सरकार को भंग करके, मतलब उनकी शक्तियों का अतिक्रमण कर लेती है। संघ क्या करती है, केंद्र सरकार जो है वो राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं और उनकी जो विकास योजना है उसमें मदद करते हैं। मतलब कि राज्य सरकारें क्या करती हैं, संघ सरकार से मदद लेती हैं। और राज्यों के बीच अगर कोई विवाद है तो उसका समाधान सर्वोच्च न्यायालय करता है। अब महत्व देख लेते हैं, संघ और राज्यों का महत्व क्या है। संघीय प्रणाली देश की विविधता को मान्यता देती है और क्षेत्रीय स्वायत्तता को बढ़ावा देती है। एक तरह से देश की विविधता और क्षेत्रीय स्वायत्तता को बढ़ावा देती है। यह केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन बनाए रखती है। यह सुनिश्चित करती है कि राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों हितों पर ध्यान रखा जाए। अब निष्कर्ष देख लेते हैं। संघ और राज्य भारतीय संघीय प्रणाली के 2 महत्वपूर्ण घटक हैं जो देश के सुचारू संचालन में योगदान करते हैं। मतलब ये कहा जा रहा है कि ये दोनों जो है हमारी संघीय प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण हैं, जरूरी हैं, और ये दोनों ही जो है एक तरह से देश का संचालन करते हैं, देश के संचालन में योगदान करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है राज्य पुनर्गठन आयोग, यानी कि
राज्य पुनर्गठन आयोग की संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग भारत में राज्यों की सीमाओं के पुनर्गठन के लिए स्थापित एक आयोग था। यहाँ इसकी संक्षिप्त जानकारी दी गई है। राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है? जो राज्य है, अलग अलग जो भी स्टेट हैं, तो उनकी सीमाएं निर्धारित की गई, मतलब उनकी सीमाएं तय की गई। तो उसी के लिए जो है एक आयोग गठित किया गया था, जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। मतलब कि जब भारत की राज्यों की सीमाएं स्थापित की गई, सीमाओं का पुनर्गठन किया गया, तो इस आयोग का गठन, ये आयोग स्थापित किया गया। इसका नाम है राज्य पुनर्गठन आयोग। चलिए जान लेते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना और उद्देश्य। तो इसकी स्थापना 22 दिसंबर 1953 में हुई थी और इसके अध्यक्ष जो है फजल अली थे। फजल अली को बनाया गया था और इसके साथ, मतलब इनके साथ जो है अन्य सदस्य थे, तो के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। फजल अली अध्यक्ष थे और के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू जो है इनके सदस्य थे। और इसका उद्देश्य था राज्य पुनर्गठन आयोग का कि भारत में राज्यों की सीमाओं के पुनर्गठन के लिए सिफारिशें करना, विशेष रूप से भाषा के आधार पर। और ये जो आयोग बनाया गया था, इसका उद्देश्य था कि जो किस आधार पे राज्यों की सीमाएं गठित की जाए, उस पर अपना विचार प्रस्तुत करना, सिफारिशें देना, खासकर भाषा के आधार पर पुनर्गठन हो राज्यों का, ऐसा कहा गया। पृष्ठभूमि जान लेते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग की पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद विभिन्न क्षेत्रों से भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी। आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर होने के बाद यह मांग और तेज हो गई। इसी संदर्भ में भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। ये कहा जा रहा है, मतलब इसकी पृष्ठभूमि देखिए कहाँ से स्टार्ट हुई राज्य पुनर्गठन आयोग की, कि जैसे ही आज़ादी मिली तो विभिन्न क्षेत्रों में, अलग अलग जो भी क्षेत्र हैं, वहाँ पे भाषा के आधार पे जो है राज्य अपने अपने राज्यों की मांग की जाने लगी। जैसे आंध्र प्रदेश, वो वहाँ की जो भाषा है उसके आधार पे वो अपना एक अलग स्टेट चाहते थे। तो उसी तरह से, और भाषा के आधार पे ही आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, जिसकी वजह से मांग और तेज हो गई। इसी संदर्भ में जो है, इसी के बाद जो है ये राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई कि हाँ, ये ही जो है तय करेगी कि किस तरह से गठित किया जाएगा, राज्यों का पुनर्गठन होगा। चलिए जान लेते हैं, प्रमुख सिफारिशें देख लेते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। अब इसकी सिफारिश थी कि भाषा के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन हो, मतलब जिस क्षेत्र में जौन सी भाषा बोली जाती है उस स्टेट का उसे मतलब एक स्टेट बना दिया जाए। उन क्षेत्रों को, जिन क्षेत्रों में एक ही भाषा बोली जाती है, तो उस क्षेत्र को एक स्टेट बना दिया जाए। इस तरह का एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को पूरी तरह से लागू नहीं किया जाना चाहिए। अब ये भी सिफारिश थी इसकी कि एक राज्य एक भाषा नहीं होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि जैसे कोई स्टेट अगर बनाया जा रहा है तो वहाँ पे सिर्फ एक ही भाषा नहीं होनी चाहिए, कई भाषाएं भी जो है चली जानी चाहिए, मतलब कई भाषाएं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। देश की एकता और सुरक्षा को ध्यान में रखना चाहिए। ये भी कहा जा रहा है कि ऐसे ना हो कि राज्यों को भाषा के आधार पर बांट दिया जाए, तो देश जो है एक तरह से, जो राज्य हैं वो अपना अलग अलग हिसाब किताब रखने लगे, जिससे कि हमारी जो देश की एकता है और जो सुरक्षा है उसको किसी प्रकार की हानि हो। आर्थिक और प्रशासनिक व्यवहार्यता को भी ध्यान रखना चाहिए। आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश की गठन की सिफारिश की। इसमें यह कहा गया कि केवल भाषा ही नहीं, आर्थिक और प्रशासनिक व्यवहार को भी ध्यान में रखना चाहिए,
कि आर्थिक और प्रशासनिक आधार पे भी गठन हो, मतलब वो भी देखा जाना चाहिए। और इस तरह से जो है आयोग ने क्या किया, 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश गठित करने की सिफारिश की कि पूरे देश में जो है 16 राज्य हों और 3 केंद्र शासित प्रदेश हों। परिणाम जान लेते हैं क्या हुआ कि राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 पारित किया गया। उसके बाद फिर ये अधिनियम आया संसद में पेश करके, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। इस अधिनियम के तहत 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। और इस अधिनियम की तरफ उनकी सिफारिश क्या थी, 16 राज्य 3 स्टेट। लेकिन जो ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया 1956 वाला, तो उसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। भाषा के आधार पर कई नए राज्यों का गठन हुआ, जैसे कि महाराष्ट्र और गुजरात। भाषा के आधार पर इनका गठन हुआ, जैसे गुजरात में गुजराती बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी, तो इस आधार पर उनका गठन हुआ। महत्व जान लेते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या है। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों ने भारत के राजनीतिक मानचित्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को शांत करने में मदद की। इसने संघीय ढांचे को मजबूत करने में योगदान दिया। इसने भारतीय राज्यों की वर्तमान सीमाओं का आधार रखा। इसमें यह कहा जा रहा है कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग की जो सिफारिशें हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। मतलब इन्हीं की वजह से जो है एक तरह से आज जो हमारा जो मैप है वो आपको दिखाई पड़ता है। और इसी की वजह से जो है जो मांग है भाषा के आधार पे राज्यों का वो भी शांत हो गया। नेक्स्ट है भारतीय राज्य क्षेत्र के घटक। चलिए जान लेते हैं भारतीय राज्य क्षेत्र के घटक कौन कौन से हैं। भारतीय राज्य क्षेत्र के घटक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 सब क्लास 3 में परिभाषित किए गए हैं। इसके अनुसार भारतीय राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित घटक शामिल हैं। अब कौन कौन से घटक हैं वो उनको जान लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 के सब क्लास 3 में परिभाषित किया गया है राज्य क्षेत्र के जो भी घटक हैं, तो उनके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले तो राज्यों के क्षेत्र, इसमें भारत के सभी राज्य शामिल हैं। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। एक हो गया राज्यों के क्षेत्र, एक हो गया संघ राज्य क्षेत्र यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं जो सीधे केंद्र सरकार द्वारा शासित होते हैं। वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और भारतीय राज्य क्षेत्र के घटक में 2 आपको दिख गए, एक राज्यों के क्षेत्र यानी कि राज्य, और एक संघ शासित प्रदेश यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। और तीसरा ऐसे अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। इसमें वे क्षेत्र शामिल हैं जिन्हें भारत भविष्य में अर्जित कर सकता है यानी कि जीत सकता है। यह प्रावधान भारत को अंतर्राष्ट्रीय संधियों या अन्य वैध मामलों से नए क्षेत्रों को शामिल करने की अनुमति देता है। अब घटकों का विवरण जान लेते हैं, जैसे कि राज्य। राज्यों में अपनी स्वयं की निर्वाचित सरकारें होती हैं और वे अपने क्षेत्र के भीतर कानून बनाने और लागू करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। राज्यों की शक्तियां केंद्र सरकार के साथ विभाजित होती हैं, जैसा कि भारतीय संविधान में निर्धारित है। इसमें यह कहा जा रहा है कि जो राज्य हैं उनकी अपनी जो है निर्वाचित सरकारें होती हैं यानी कि जनता चुनती है, और वो जो है अपने क्षेत्र का जो कानून व्यवस्था है उसकी जिम्मेदारी उनकी होती है, वो देखते हैं। और राज्यों की जो शक्तियां हैं केंद्र सरकार से बढ़ती हुई हैं। भारतीय संविधान में जिस तरह से निर्धारित किया गया उस आधार पे राज्यों को शक्तियां मिली हुई हैं, कुछ राज्य को कुछ केंद्र को।
संघ राज्य क्षेत्र देख लेते हैं। संघ राज्य क्षेत्र सीधे जो है केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है, मतलब राज्य नहीं चलाती, उसको केंद्र सरकार देखती है। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक इन क्षेत्रों का प्रशासन करते हैं। केंद्र सरकार जिनको नियुक्त करती है वही जो है इन क्षेत्रों का, मतलब संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन देखते हैं। जैसे कि राज्यपाल होता है, उपराज्यपाल ही चलाता है पूरे केंद्र को, पूरे केंद्र शासित प्रदेश को। इन क्षेत्रों को विशेष परिस्थितियों के कारण केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में रखा गया है, जैसे कि उनकी रणनीतिक स्थिति या सांस्कृतिक विशिष्टता। अब देखिए केंद्र शासित प्रदेश क्यों है, जो संघ राज्य क्षेत्र हैं वो केंद्र शासित प्रदेश उनको क्यों कहा गया है, क्योंकि उनकी जो स्थिति होती है, जो रणनीतिक स्थिति, जो सांस्कृतिक विशिष्टता होती है, उस आधार पे उनको केंद्र शासित प्रदेश माना गया है। जहाँ पे जैसे प्रशासन जैसे जहाँ पे जो सामरिक स्थिति होती है, जो सांस्कृतिक या रणनीतिक स्थिति होती है, उस आधार पे उनको जो है सीधे केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाना सुनिश्चित की जाती है। अर्जित क्षेत्र के बारे में समझ लेते हैं। यह प्रावधान भारत को भविष्य में किसी भी क्षेत्र को शामिल करने की अनुमति देता है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों के माध्यम से भारत ने अतीत में इस प्रावधान का उपयोग गोवा और पांडिचेरी जैसे क्षेत्रों को शामिल करने के लिए किया था। अब अर्जित क्षेत्र देखिए किसको बोलते हैं। अर्जित क्षेत्र मतलब कि जिनको भारत शामिल कर लेता है अपने में, जैसे कोई कब्जा किया है या फिर किसी अन्य देश को जीत करके, तो इस प्रावधान के इस तरह शामिल करने, यह प्रावधान जो है शामिल करने की अनुमति देता है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों के माध्यम से आपस में बातचीत करके भी अगर कोई क्षेत्र अगर शामिल होता है तो वो भी इसके अंतर्गत आता है। इस प्रावधान का उपयोग करके गोवा को और पांडिचेरी को, जो कि पुर्तगालियों के हाथ में थी गोवा, तो इनको जो है अपने क्षेत्र में मिलाया गया था। अब संघ राज्य क्षेत्र के जो है क्या बोलते हैं, इनके महत्व को जान लेते हैं। जो भारतीय राज्य क्षेत्र है इनका महत्व क्या है तो वो समझ लेते हैं। भारतीय राज्य क्षेत्र की यह परिभाषा भारत की भौगोलिक सीमाओं और राजनीतिक संरचना को स्पष्ट करती है। यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के विभाजन को परिभाषित करने में मदद करती है। यह भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को सुनिश्चित करती है। ये कहा जा रहा है कि जो भारतीय राज्य क्षेत्र है यह भारत की भौगोलिक सीमाओं और जो राजनीतिक संरचना है उसको स्पष्ट करती है, उसको बताती है कि ये जो है भारत की भौगोलिक सीमा है और ये इस तरह की जो है भारत की राजनीतिक संरचना होगी, में इस तरह की व्यवस्था होगी। यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो है शक्तियों के विभाजन को परिभाषित करने में भी मदद करती है। जैसे मान लीजिए केंद्र शासित प्रदेश हैं और राज्य हैं, तो किनको कितनी शक्ति दी जानी चाहिए, ये सारी चीज़ें भी निर्धारित करने में मदद करती हैं। और यह भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को भी सुनिश्चित करती हैं कि क्षेत्र एक तरह से संघीय शासन बना रहे और एकता भी बना रहे, संप्रभुता भी बना रहे, इसमें मदद करती हैं। नए राज्यों की गठन की प्रक्रिया, चलिए जान लेते हैं कि नए राज्य किस तरह से गठित होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। किसमें किया गया है? आर्टिकल 3 में नए राज्यों की गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन किस तरह से होता है, ये आर्टिकल 3 में इनका वर्णन किया गया है। यहाँ इस प्रक्रिया का विवरण दिया गया है। चलिए जान लेते हैं क्या प्रक्रिया है। पहला, राष्ट्रपति की सिफारिश के आधार पे नए राज्यों की गठन या मौजूदा राज्यों में परिवर्तन के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश ज़रूरी है। राष्ट्रपति अगर कहता है तो ही होगा।
राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद में कोई विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति अगर नहीं कहता है तो उसके बिना संसद कोई विधेयक पेश नहीं कर सकती है, बिना राष्ट्रपति के सिफारिश के। दूसरा, विधेयक का संसद में प्रस्तुतिकरण। राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त होने के बाद जो है संबंधित विधेयक, जो भी विधेयक है, संसद की किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा में, पेश किया जा सकता है। संबंधित राज्य विधान, तभी नया राज्य गठित हो सकता है या नाम वगैरह बदल ले जा सकते हैं। संबंधित राज्य विधानमंडल को संदर्भित विधेयक को संबंधित राज्य या राज्यों के विधानमंडल को उनके विचार व्यक्त करने के लिए भेजा जाता है। उसके बाद जो विधेयक पेश किया जाता है उसको जिस राज्य का गठन करना है उस राज्य में नाम में, क्षेत्र या नाम वगैरह में परिवर्तन करना है, सीमाओं में परिवर्तन करना है, तो उस राज्य के विधानमंडल में भेजा जाता है कि उनके विचार क्या हैं। विधानमंडल को एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति दी जाती है। फिर वो विधानमंडल उधर उनको जो भी समय दिया जाता है, 1 महीने या 14 दिन, 1 महीने ही है, तो उनको उस पर विचार करके वापस करना होता है। संसद में विधेयक पर विचार और मतदान। उसके बाद फिर संसद में जो विधेयक है उस पर विचार होता है, फिर मतदान होता है, मतलब बहस वगैरह होता है। राज्य विधानमंडल के विचारों पर विचार करने के बाद संसद विधेयक पर चर्चा करती है और मतदान करती है। राज्य विधानमंडल क्या विचार प्रस्तुत करती है, उस पर विचार करने के बाद जो संसद है वो विधेयक पर चर्चा करती है और फिर उस पर मतदान होता है। नए राज्यों के गठन या मौजूदा राज्यों में परिवर्तन के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। नया राज्य अगर कोई गठित किया जा रहा है या फिर उसमें जो कोई राज्य है उसमें अगर परिवर्तन किया जा रहा है कुछ भी, तो उसके लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति की स्वीकृति। संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बन जाता है और नए राज्य का गठन या मौजूदा राज्यों में परिवर्तन प्रभावी होता है। उसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति की जरूरत होती है। संसद द्वारा जो भी विधेयक पारित किया जाता है फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति अगर स्वीकृति दे देता है तो विधेयक जो है कानून बन जाता है और नए राज्य का गठन हो जाता है या फिर मौजूदा जो राज्य है उसमें परिवर्तन हो जाता है। कुछ और बातें जान लेते हैं, महत्वपूर्ण बातें इस संदर्भ में, नए राज्यों के पुनर्गठन के संदर्भ में महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि साधारण बहुमत। नए राज्यों के गठन या मौजूदा राज्यों में परिवर्तन के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है, यह साधारण बहुमत से किया जा सकता है। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो नया राज्य का अगर गठन करना है या फिर जो भी राज्य हैं उनमें परिवर्तन करना है तो साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, उसमें संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। राज्य विधानमंडल की राय। राज्य विधानमंडल की राय बाध्यकारी नहीं है, मतलब राज्य विधानमंडल क्या राय देती है वो जरूरी नहीं है। संसद राज्य विधानमंडल की राय को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है, बस वैसे ही एक तरह से फॉर्मेलिटी के लिए उनका विचार जाना जाता है। अगर वो कोई निगेटिव विचार भी रखते हैं विधानमंडल तो भी संसद उसको जो है स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। केंद्र सरकार की शक्ति। नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों में परिवर्तन की प्रक्रिया में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब देखिए इन सारी प्रक्रियाओं में, जैसे कि नए राज्य का गठन करना है या फिर जो राज्य है उसमें उसके नाम में परिवर्तन करना, उसकी सीमा में परिवर्तन करता है, तो इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो केंद्र सरकार की होती है, मतलब ये सारा काम केंद्र सरकार करती है, राज्य सरकार नहीं। क्षेत्रीय अखंडता। हालांकि संसद नए राज्यों का गठन कर सकती है, संसद को यह अधिकार है कि वो नए राज्य गठित कर सकती है, लेकिन उसे देश की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना चाहिए, मतलब देश जो खंडित ना हो वो ध्यान में रखा जाना चाहिए। उदाहरण,
तेलंगाना, जैसे उदाहरण के रूप में तेलंगाना जो है राज्य का गठन आंध्र प्रदेश राज्य से अलग करके किया गया था। मतलब संसद क्या कर सकती है, राज्यों का गठन कर सकती है, उसको ये अधिकार है। जैसे कि तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था। उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों का गठन उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश राज्यों से अलग करके किया गया था। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित किया गया था। अतः निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि यह प्रक्रिया भारतीय संघीय प्रणाली में केंद्र सरकार को राज्यों के पुनर्गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अनुमति देती है, जबकि राज्यों को भी अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलता है। क्षेत्रीय परिषदें, चलिए इनके बारे में भी जान लेते हैं। क्षेत्रीय परिषदें भारत में राज्यों के सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए स्थापित सलाहकार निकाय हैं। क्षेत्रीय परिषदें क्या हैं? राज्यों के सहयोग और समन्वय को बढ़ाने के लिए स्थापित सलाहकार निकाय हैं। ये संवैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि संसद के एक अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत स्थापित किए गए हैं, जो क्षेत्रीय परिषदें हैं। ये क्या करती हैं? राज्यों के साथ सहयोग और समन्वय दिखाती हैं। ये संवैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत स्थापित एक निकाय है ये। इनकी स्थापना और संरचना जान लेते हैं कब हुई थी। तो इनकी स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत की गई थी। इनका उद्देश्य राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना, मतलब राज्यों के साथ सहयोग करना है। और संरचना जान लेते हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री, मुख्य सचिव और केंद्र सरकार द्वारा नामित प्राधिकारी शामिल होते हैं। ये कहा जा रहा है कि जो क्षेत्रीय परिषद है उसमें जिस राज्य की क्षेत्र परिषद है उस राज्य का मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री, मुख्य सचिव और केंद्र सरकार द्वारा नामित, केंद्र सरकार जिसको निर्धारित करती है, वो अधिकारी इसमें शामिल होते हैं। केंद्रीय जो गृह मंत्री हैं प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। जैसे होम मिनिस्टर है, उसको वो जो भी क्षेत्रीय परिषद है ना उसके अध्यक्ष होते हैं। हर क्षेत्र परिषद के प्रत्येक राज्य का मुख्यमंत्री बारी बारी से 1 वर्ष के लिए परिषद का उपाध्यक्ष बनता है। जो मुख्यमंत्री है, प्रत्येक राज्य का मुख्यमंत्री बारी बारी से 1 वर्ष के लिए परिषद का उपाध्यक्ष बनता है। क्षेत्रीय परिषदों की संख्या और क्षेत्रीय परिषद कितने हैं वो जान लेते हैं। भारत को 6 क्षेत्रीय परिषदों में विभाजित किया गया है। क्षेत्रीय परिषदों की संख्या कितनी है? 6। चलिए जान लेते हैं। पहला, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, लद्दाख और चंडीगढ़ आते हैं। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत कौन से आते हैं? तो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, लद्दाख और चंडीगढ़ आते हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आते हैं मध्य क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत। और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल आते हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल आते हैं। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और दादर नगर हवेली और दमन और दीव आते हैं। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और पुदुचेरी आते हैं। और पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत यह अन्य क्षेत्रीय परिषदों से अलग है। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद है, यह पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत स्थापित की गई थी। इसको कब किया गया था? तो 1971 के तहत पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत स्थापित की गई थी। इसके अंतर्गत असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय,
मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल हैं। इनका कार्य क्या है वो जान लेते हैं। राज्यों के बीच सीमा विवाद को सुलझाना है। जो क्षेत्रीय परिषदें हैं, इनका काम है राज्यों के बीच सीमा विवादों को सुलझाना, आर्थिक और सामाजिक विकास के मामलों पर सहयोग को बढ़ावा देना, परिवहन, संचार, बिजली और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास पर चर्चा करना इनका काम है। भाषाई अल्पसंख्यकों और एससी और एसटी के कल्याण पर चर्चा करना भी इनका काम है। राज्य पुनर्गठन से संबंधित मामलों पर केंद्र को सलाह देना भी जो है इनका काम है। किनका? क्षेत्रीय परिषदों का। महत्व जान लेते हैं क्षेत्रीय परिषदों का। क्षेत्रीय परिषदें राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देकर भारतीय संघीय प्रणाली को मजबूत करती हैं। वे राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने और उनके विकास के लिए एक मंच भी प्रदान करती हैं। यह केंद्र और राज्यों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय परिषदें महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि क्षेत्रीय परिषदें भारतीय संघीय ढांचे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देती हैं। अगला टॉपिक है केंद्र शासित प्रदेश। चलिए इनको भी समझ लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश भारत के प्रशासनिक विभाग हैं जो सीधे केंद्र सरकार द्वारा शासित होते हैं। राज्यों के विपरीत जिनमें अपनी निर्वाचित सरकारें होती हैं, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासकों द्वारा किया जाता है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की सूची। वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और यह जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित एक द्वीपीय समूह है। दूसरा चंडीगढ़, यह पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। पंजाब और हरियाणा के बीच में स्थित है चंडीगढ़। दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव है, इसकी राजधानी दमन है और यह पश्चिमी भारत में स्थित है। 2019 में दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। नेक्स्ट है दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है ये। इसकी राजधानी नई दिल्ली है। ये जो है उत्तरी भारत में स्थित है। दिल्ली का विशेष दर्जा है क्योंकि यह भारत की राष्ट्रीय राजधानी है। इसको विशेष दर्जा प्राप्त है क्योंकि ये भारत की राष्ट्रीय राजधानी है। 5वां जम्मू और कश्मीर, यह इसकी राजधानी श्रीनगर है। ग्रीष्मकालीन समय में श्रीनगर है इसकी राजधानी जम्मू और कश्मीर की, और शीतकालीन में जम्मू है। यह जो उत्तरी भारत में स्थित है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और तथा लद्दाख में विभाजित किया गया था। लद्दाख, इसकी राजधानी लेह है। यह उत्तरी भारत में स्थित है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित किया गया था। 7वां लक्षद्वीप, इसकी राजधानी कवरत्ती है। यह अरब सागर में स्थित एक द्वीपीय समूह है। और 8वां है पुदुचेरी। इसकी राजधानी पुदुचेरी है और यह दक्षिण भारत में स्थित है पुदुचेरी। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के बारे में जान लेते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासकों द्वारा किया जाता है। कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी निर्वाचित विधानसभाएं और मंत्रिपरिषद भी होती हैं, जिन्हें सीमित शक्तियां प्राप्त होती हैं। केंद्र सरकार इन क्षेत्रों के प्रशासन के लिए सीधी जिम्मेदार है। ये कहा जा रहा है कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसका प्रशासन जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक चलाता है। मतलब राज्यपाल, जो उपराज्यपाल होते हैं वो चलाते हैं। उनको कौन नियुक्त होता है? राष्ट्रपति। जो केंद्र शासित प्रदेश हैं
उनमें जो है कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें अपनी निर्वाचित विधानसभाएं भी हैं, और जिन केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी विधानसभाएं हैं वहाँ पे निर्वाचित सरकार होती है और उनकी मंत्रिपरिषद भी होती है जिनको कुछ अधिकार दिए गए हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रों का प्रशासन जो है केंद्र सरकार सीधे चलाती है, सीधे उसकी जिम्मेदार है। केंद्र शासित प्रदेशों का महत्व जान लेते हैं क्यों है। रणनीतिक महत्व। कुछ केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि वो उनकी लोकेशन ऐसी है कि वो रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक विशिष्टता। कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में अनूठी सांस्कृतिक पहचान है, मतलब वहाँ का जो कल्चर है वो उसकी वजह से कि कल्चर कहीं खो न जाए, कहीं विलुप्त ना हो जाए, वो हमारे देश की धरोहर है, तो उसकी वजह से भी केंद्र शासित प्रदेश है। प्रशासनिक सुविधा। कुछ क्षेत्रों को प्रशासनिक सुविधा के लिए केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है कि वहाँ का प्रशासन ठीक ढंग से चलाया जा सके, इस वजह से उसको। राष्ट्रीय राजधानी। दिल्ली भारत की राष्ट्रीय राजधानी है और इसलिए इसे विशेष दर्जा प्राप्त है। से दिल्ली राजधानी है तो वो तो चलाएगी ही केंद्र सरकार, इस वजह से। अतः निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश भारतीय प्रशासनिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो केंद्र सरकार को कुछ क्षेत्रों पर सीधा नियंत्रण रखने की अनुमति देते हैं। केंद्र शासित प्रदेश क्या है? भारतीय प्रशासनिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, प्रशासनिक प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो केंद्र सरकार को कुछ क्षेत्रों पर सीधा नियंत्रण रखने की अनुमति देते हैं। राज्यों के लिए विशेष प्रावधान जान लेते हैं कि राज्यों के लिए विशेष प्रावधान क्या है। भारतीय संविधान में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं जो उनकी विशिष्ट परिस्थितियों, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या सांस्कृतिक पहचान को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। यहाँ कुछ प्रमुख राज्यों के लिए विशेष प्रावधानों का विवरण दिया गया है, जैसे अनुच्छेद 371। कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, ये कहा जा रहा है कि उनकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, सांस्कृतिक पहचान है, विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रहते हुए उनको कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं उनके लिए। अनुच्छेद 371, इस संदर्भ में अनुच्छेद 371 देख लेते हैं। यह जो है अनुच्छेद महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के राज्यपालों को कुछ विशेष जिम्मेदारियां सौंपता है। किसको? महाराष्ट्र और गुजरात के जो राज्यपाल हैं उनको कुछ विशिष्ट जिम्मेदारियां सौंपता है, विशेष रूप से विदर्भ, मराठवाड़ा और कच्छ क्षेत्रों के विकास के संबंध में जो राज्यपाल हैं उनको कुछ विशेष जिम्मेदारियां हैं। यह इन क्षेत्रों के लिए विकास बोर्डों की स्थापना और वित्तीय संसाधनों के उचित आवंटन का प्रावधान करता है, जो आर्टिकल 371 है। महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यपालों के लिए कुछ विशेष जिम्मेदारियां सौंपता है, विशेष रूप से विदर्भ, मराठवाड़ा और कच्छ क्षेत्र है उनके विकास के लिए राज्यपालों को विशेष जिम्मेदारियां हैं। राज्यपाल इसमें क्या करता है कि इन क्षेत्रों में विकास बोर्ड बना सकता है, विकास बोर्डों की स्थापना कर सकता है, वित्तीय संसाधनों के लिए उचित आवंटन का प्रावधान करता है, वित्तीय संसाधन जो भी हैं उचित आवंटन कर सकता है। 371 ए, जो आर्टिकल 371 ए है वो नागालैंड के संबंध में। यह अनुच्छेद नागालैंड के लोगों की विशिष्ट सांस्कृतिक और सामाजिक प्रथाओं की रक्षा करता है। जो आर्टिकल 371 ए है ये नागालैंड के जो लोग हैं, वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ का जो समाज है उसकी रक्षा करता है। ये जो अनुच्छेद है यह नागालैंड में भूमि और संसाधनों के स्वामित्व और हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाता है। आर्टिकल 371 ए जो है नागालैंड में जो भूमि है और जो संसाधन है उसकी स्वामित्व किसको होना चाहिए, कौन वहाँ का स्वामी है और किसको दिया जाना चाहिए, उस पर प्रतिबंध लगाता है। यह नागालैंड के पारंपरिक कानूनों और प्रथाओं को मान्यता देता है। नागालैंड का जो
ट्रेडिशनल जो चले आ रहा है, जो कानून है वहाँ का, जो प्रथा चले आ रही है, तो उसको मान्यता देता है। वहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि वहाँ जमीन ले सकता है, दे सकता है। अनुच्छेद 371 बी, ये असम के संबंध में है। यह अनुच्छेद असम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान करता है। जो असम की जो जनजातीय लोग हैं उनके क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान करता है। कौन? अनुच्छेद 371 बी आसाम के लिए। यह असम विधानसभा में जनजातीय क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। मतलब जो सीटें हैं, जो वहाँ के जो जनजातीय लोग हैं उनके लिए जो है सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। कौन? 371 बी। 371 सी मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान करता है। 371 सी किसके लिए? मणिपुर का जो पहाड़ी क्षेत्र है उसके प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान करता है। यह पहाड़ी क्षेत्रों के लिए एक समिति के गठन का प्रावधान करता है। मतलब एक समिति बनाई जाएगी इसके लिए, जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों के विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं। इसमें पहाड़ी क्षेत्र के जो सदस्य हैं विधानसभा के, वो शामिल होंगे। जो समिति गठित की जाती है। 371 डी और 71 ई, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संबंध में है। 371 डी और 71 ई, ये अनुच्छेद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोगों को शिक्षा और रोजगार में समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रावधान करता है, विशेष प्रावधान करता है। आंध्र प्रदेश 71 डी और ई आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोगों को शिक्षा और रोजगार में समान अवसर प्रदान करने के लिए विशेष प्रावधान करता है। यह इन राज्यों में प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना का भी प्रावधान करता है। न्यायाधिकरण की स्थापना का भी प्रावधान करता है। अनुच्छेद 371 सिक्किम, यह अनुच्छेद सिक्किम के लोगों की विशिष्ट सांस्कृतिक और सामाजिक प्रथाओं की रक्षा करता है। यह सिक्किम विधानसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। जो अनुच्छेद 371 है वो सिक्किम के लोगों की जो संस्कृति है, जो सामाजिक प्रथा है, उसकी रक्षा करता है। यह सिक्किम विधानसभा में सीटों का आरक्षण कैसा होना चाहिए, सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। 371 जी मिजोरम, यह अनुच्छेद मिजोरम के लोगों की विशिष्ट सांस्कृतिक और सामाजिक प्रथाओं की रक्षा करता है। जो 371 जी है वो मिजोरम के लोगों की विशिष्ट सांस्कृतिक और सामाजिक प्रथाओं की रक्षा करता है। मिजोरम के लोगों के विशिष्ट सांस्कृतिक और सामाजिक प्रथाओं की रक्षा करता है। यह मिजोरम में भूमि और संसाधनों के स्वामित्व और हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाता है। ये क्या करता है? मिजोरम में भूमि और जो संसाधन है उसके स्वामित्व पर और हस्तांतरण पर, कि मतलब एक दूसरे को दिए जाने पर, उस पर प्रतिबंध लगाता है। यह मिजोरम के पारंपरिक कानूनों और प्रथाओं को मान्यता देता है। जो 371 जी है। 371 एच, ये अरुणाचल प्रदेश के संबंध में कानून बनाता है। यह अरुणाचल प्रदेश के लोगों की विशिष्ट सांस्कृतिक और सामाजिक प्रथाओं की रक्षा करता है। जो 371 एच है, यह अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को कानून और व्यवस्था के संबंध में विशेष जिम्मेदारियां सौंपता है। 371 आई गोवा के संबंध में है। यह अनुच्छेद गोवा विधानसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। जो 371 आई है ये गोवा विधानसभा में सीटों का आरक्षण का प्रावधान करता है। 371 जे कर्नाटक के संबंध में, यह अनुच्छेद कर्नाटक के हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लोगों को शिक्षा और रोजगार में समान अवसर प्रदान करने के लिए विशेष प्रावधान करता है। यह इस क्षेत्र में विकास बोर्ड की स्थापना का भी प्रावधान करता है। कौन? 371 जे कर्नाटक में। अब इसका महत्व देख लेते हैं। ये विशेष प्रावधान जो कुछ राज्यों के विषय में विशेष प्रावधान है, इनके महत्व को जान लेते हैं। ये विशेष प्रावधान राज्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं और परिस्थितियों को संबोधित करते हैं। राज्य को क्या चाहिए, क्या परिस्थिति है, उसके लिए
उससे संबंधित है, उसके लिए मतलब प्रावधान किए गए हैं। वे क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। ये जो प्रावधान दिए गए हैं वो क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने में, क्षेत्रीय संतुलन का मतलब कि कोई स्टेट अग्रणी है, कोई स्टेट पिछड़ा है, तो उसके लिए जो है उसमें संतुलन बना रहे, इसके लिए जो है प्रावधान किए गए हैं। मतलब कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान किया गया है। राज्यों की सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान की रक्षा करते हैं, कि राज्यों का जो सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान है वो बना रहे। वे भारतीय संघ की विविधता और लचीलेपन को दर्शाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये प्रावधान जो है भारतीय संघीय प्रणाली को अधिक समावेशी और संवेदनशील बनाते हैं। नेक्स्ट है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। चलिए इनके बारे में भी जान लेते हैं, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में। भारतीय संविधान में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का विशेष महत्व है। ये क्षेत्र उन क्षेत्रों को संदर्भित करते हैं जहाँ अनुसूचित जनजाति है और अनुसूचित जातियाँ बड़ी संख्या में निवास करती हैं। इन क्षेत्रों के प्रशासन और विकास के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो भारतीय संविधान है उसमें एससी और एसटीज क्षेत्रों का विशेष महत्व है। ये वे क्षेत्र हैं जहाँ पे एससी और एसटी जाति की एसटी लोग जो है बड़ी संख्या में निवास करते हैं, इसलिए जो है इन क्षेत्रों के प्रशासन और विकास के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले अनुसूचित क्षेत्र, शेड्यूल एरियाज के बारे में जान लेते हैं। आर्टिकल 244(1) और 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों का उल्लेख है। अनुच्छेद 244 सब क्लास 1 और 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। 5वीं अनुसूची में इनका वर्णन है, किसमें? अनुच्छेद 244 और सब क्लास 1। ये वे क्षेत्र हैं जहाँ अनुसूचित जातियाँ बहुसंख्यक हैं, जहाँ पे ज़्यादा एसटीज जनजाति के लोग रहते हैं और जहाँ उनके पारंपरिक अधिकारों और संस्कृति को संरक्षित करने की ज़रूरत होती है। मतलब जहाँ जरूरी है कि उनकी जो पारंपरिक अधिकार हैं, उनकी जो संस्कृति है उसको संरक्षित किया जाए। इन क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति निर्धारित करता है और राज्यपालों को इन क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में विशेष शक्तियाँ प्रदान करता है। जो शेड्यूल एरियाज हैं उसके प्रशासन कौन डिसाइड करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और जो राज्यपाल हैं इन क्षेत्रों में उनको विशेष शक्तियाँ प्रदान करता है। इन क्षेत्रों में जनजातीय सलाहकार परिषदें स्थापित की जाती हैं जो जनजातीय समुदायों के विकास और कल्याण के लिए सलाह देती हैं। जो क्षेत्र हैं ऐसे क्षेत्र, इसमें जनजातीय सलाहकार परिषदें बनाई जाती हैं, स्थापित की जाती हैं, जो जनजातीय समुदायों के विकास और कल्याण के लिए सलाह देने का काम करती है। जो शेड्यूल एरियाज हैं वहाँ पे जनजातीय सलाहकार परिषदें स्थापित की जाती हैं। इनका काम क्या है? जो जनजातीय समुदाय है उनके विकास और कल्याण के लिए सलाह देना। अनुसूचित क्षेत्रों का उद्देश्य जनजातीय समुदायों को शोषण से बचाना और उनकी भूमि और संसाधनों की रक्षा करना है और उनके सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। अब देखिए ये जो शेड्यूल एरियाज हैं इनका उद्देश्य क्या है? इनको बनाने का उद्देश्य क्या है? इनके बनाने का उद्देश्य है कि जो जनजातीय समुदाय है उनका शोषण न हो, उनकी जो भूमि है, उनकी जो संसाधन है उसकी रक्षा की जानी चाहिए, उनका सामाजिक और आर्थिक विकास हो। इस वजह से ये प्रावधान किया गया है, ये बनाए गए हैं शेड्यूल एरियाज। शेड्यूल ट्राइब्स देख लेते हैं, जो जनजातीय क्षेत्र हैं, ट्राइबल एरियाज। इनका वर्णन अनुच्छेद 244 उपवाक्य 2 और 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख है।
जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 244 उपवाक्य 2 और छठी अनुसूची में इनका उल्लेख है। ये वे क्षेत्र हैं जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में स्थित हैं। जनजातीय क्षेत्र किसको बोलते हैं? जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य हैं। यहाँ पे ज़्यादा शेड्यूल टाइप के लोग रहते हैं। इन क्षेत्रों में स्वायत्त जिले और स्वायत्त क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। इन क्षेत्रों में ना स्वायत्त जिला, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट और ऑटोनॉमस रीजन बनाए गए हैं, जिन्हें स्थानीय शासन के लिए विशेष शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। और यही जो है वहाँ पे इनको अधिकार है, इनको विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं वो जो स्थानीय स्वशासन है उसको चलाने के लिए, वहाँ की सरकार चलाने के लिए, वहाँ का प्रशासन चलाने के लिए। इन क्षेत्रों में जिला परिषदों और क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाता है। ये जो क्षेत्र है इसमें जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाता है, मतलब जिला क्षेत्र और क्षेत्रीय परिषद बनाया जाता है, जिनका काम है स्थानीय कानूनों और प्रथाओं को बनाए रखना और विकास कार्यों को संचालित करने में अहम भूमिका निभाना। छठी अनुसूची जनजातीय समुदायों को अपनी पारंपरिक संस्कृति, भूमि और संसाधनों की रक्षा करने के लिए अधिक स्वायत्तता प्रदान करती है। जो छठी अनुसूची है वो जनजातीय समुदायों को, जो जनजातीय समुदाय है उनको अपनी पारंपरिक संस्कृति और भूमि संसाधनों की रक्षा करने के लिए अधिक स्वायत्तता प्रदान करती है छठी अनुसूची। अब अंतर देख लेते हैं क्या है दोनों में, जनजातीय क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र में मुख्य अंतर क्या है? तो क्षेत्रीय सीमा का अंतर है। अनुसूचित क्षेत्र विभिन्न राज्यों में फैले हुए हैं, जबकि जनजातीय क्षेत्र मुख्य रूप से केवल पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। आया समझ में? जो अनुसूचित क्षेत्र हैं वो सभी राज्यों में लगभग फैले हुए हैं, अलग अलग राज्यों में फैले हुए हैं, लेकिन जो जनजातीय क्षेत्र है वो मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में ही है। संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों का उल्लेख 5वीं अनुसूची में है, जबकि जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख 6ठी अनुसूची में है। अनुसूचित क्षेत्रों का उल्लेख किसमें है? 5वीं अनुसूची में है, और जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख 6ठी अनुसूची में है। प्रशासनिक स्वायत्तता। जनजातीय क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्रों की तुलना में अधिक प्रशासनिक स्वायत्तता प्राप्त है। इनका महत्व जो समझ लेते हैं। इन क्षेत्रों का उद्देश्य जनजातीय समुदायों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना है। इनका उद्देश्य क्या है? जनजातीय समुदायों और अधिकारों के हितों की रक्षा करना है। जो अनुसूचित क्षेत्र हैं वो और जो जनजातीय क्षेत्र हैं वो, ये क्षेत्र जनजातीय समुदायों को अपनी पारंपरिक संस्कृति और जीवन शैली को बनाए रखने में मदद करते हैं। जो उनकी संस्कृति है, जो उनका जीवन शैली है वो जैसे है वैसे ही रहे, उसमें भी मदद करते हैं, उसको बनाए रखने में मदद करते हैं। ये क्षेत्र जनजातीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं। ये क्षेत्र भारत की संस्कृति जो विविधता है, जो डाइवर्सिटी है, उसको भी संरक्षित करते हैं। अतः निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि इन क्षेत्रों के प्रशासन और विकास के लिए किए गए प्रावधान भारतीय संविधान की समावेशी प्रकृति को दर्शाते हैं। मतलब संघ और राज्यों के कार्य और उत्तरदायित्व क्या क्या है वो जान लेते हैं। संघ और राज्यों के कार्य और जिम्मेदारियां क्या हैं। सबसे पहले इंट्रो देख लेते हैं। भारतीय संविधान में संघ यानी कि केंद्र सरकार और राज्यों के बीच कार्यों और उत्तरदायित्वों का स्पष्ट विभाजन किया गया, दोनों को बांट गई हैं इनके कार्य। यह विभाजन संघीय शासन प्रणाली का आधार है। इसी वजह से जो हमारा संघीय सिस्टम है वो चल रहा है, जो राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय स्वायत्तता के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। कि मतलब सभी राज्य स्वतंत्र भी हैं और राष्ट्रीय एकता भी बनी हुई है। संघ यानी कि केंद्र सरकार के कार्य और उत्तरदायित्व तो सबसे पहले जान लेते हैं। केंद्र सरकार के कार्य और उत्तरदायित्व: राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा, देश की बाहरी सीमाओं की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये जो है केंद्र सरकार का काम है। देश की जो बाहरी सीमा है उसकी रक्षा करना और आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।
सशस्त्र बलों का प्रबंधन और नियंत्रण करना, ये भी इनकी जिम्मेदारी है। विदेश मामले देखना, ये भी इनकी। अन्य देशों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करना और बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों पर हस्ताक्षर करना, ये भी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। मुद्रा और बैंकिंग, मुद्रा जारी करना यानी कि रुपया जारी करना, मौद्रिक नीति का प्रबंधन करना, किस तरह से मौद्रिक नीति चलाई जानी चाहिए उसका प्रबंधन करना भी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। बैंकिंग प्रणाली का विनियमन और नियंत्रण, किस तरह से बैंकिंग प्रणाली चलेगी उसका भी देख रेख करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। संचार और परिवहन, जैसे रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और हवाई अड्डों का निर्माण और रखरखाव केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। इसके अतिरिक्त डाक और दूरसंचार सेवाओं का प्रबंधन भी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। नागरिकता और विदेश मामले, नागरिकता और विदेशी मामले, नागरिकता प्रदान करना और विदेशी मामलों का प्रबंधन करना, पासपोर्ट और वीज़ा जारी करना, ये भी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। नागरिकता देना, विदेशी मामलों का प्रबंधन करना, पासपोर्ट और वीज़ा जारी करना, सब केंद्र सरकार देखती है। अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य, राज्यों के बीच व्यापार और वाणिज्य को विनियमित करना, ये भी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। संघ सूची के अन्य विषय, संसद द्वारा संघ सूची में उल्लिखित विषयों पर कानून बनाना भी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। अब राज्य सरकारों के कार्य और उत्तरदायित्व जान लेते हैं। कानून और व्यवस्था, अपने क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। पुलिस और जेलों का प्रबंधन भी राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। स्थानीय शासन, पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं का प्रबंधन, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों का प्रबंधन, सार्वजनिक स्वच्छता सुनिश्चित करना, ये सब राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। कृषि और सिंचाई, कृषि विकास और सिंचाई योजनाओं का प्रबंधन करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। शिक्षा, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का प्रबंधन, उच्च शिक्षा संस्थानों को सहायता प्रदान करना, ये भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। भूमि और राजस्व, भूमि रिकॉर्ड का रखरखाव और राजस्व संग्रह करना, ये भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। राज्य सूची के अन्य विषय, राज्य विधानमंडल द्वारा राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर कानून बनाना भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। समवर्ती सूची, कुछ विषय समवर्ती सूची में आते हैं जिन पर संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। यदि संघ और राज्य कानूनों में कोई टकराव होता है तो संघ जो है का जो कानून है वही प्रभावी होता है। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन्य जीव संरक्षण और विवाह और तलाक जैसे विषय शामिल हैं। इस पे कानून दोनों मिलकर के बना सकते हैं। उत्तरदायित्व जान लेते हैं। संघ और राज्य दोनों अपने कार्यों के लिए जवाबदेह हैं। जिनको दोनों को जो भी काम मिले हुए हैं उसके लिए दोनों की जिम्मेदारी है। संघ संसद के प्रति जवाबदेह है जबकि राज्य विधानमंडल के प्रति जवाबदेह है। मतलब राज्य विधानमंडल में राज्यों को जवाब देना पड़ता है और संघ सरकार को संसद में जवाब देना पड़ता है। न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि दोनों सरकारें संविधान के अनुसार कार्य करें। अब जो न्यायपालिका यानी जो कोर्ट है वो दोनों के ऊपर निगरानी रखता है। वो सुनिश्चित करती है कि दोनों सरकारें जो संविधान के अनुसार कार्य करें। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि यह विभाजन भारतीय संघीय प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय हितों के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। जो विभाजन है क्या है, भारतीय संघीय प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय हितों के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। अगला टॉपिक है सरकार के कार्यों का विनियमन। चलिए ये जान लेते हैं, सरकार के जो काम है उनका विनियमन कौन करता है। सरकार के कार्यों का विनियमन लोकतांत्रिक शासन में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य सरकार की शक्तियों को सीमित करना और यह सुनिश्चित करना है कि वह नागरिकों के हितों में कार्य करें। भारत में सरकार के कार्यों के विनियमन के लिए कई तंत्र और प्रावधान हैं। सरकार के कार्यों का विनियमन,
ये क्या है, एक तरह से लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक शासन में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। कार्यों का विनियमन किस तरह से किया जाता है वो हम लोग जानेंगे। इनका उद्देश्य सरकार की शक्तियों को सीमित करना है और सुनिश्चित करना कि वह नागरिकों के हितों में कार्य करें। सरकार के कार्यों के विनियमन के लिए कई तंत्र और प्रावधान हैं, चलिए जान लेते हैं। जैसे संवैधानिक प्रावधान पहले कौन कौन से हैं वो जान लेते हैं। मूल अधिकार, ये नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकार प्रदान करते हैं जिन्हें सरकार द्वारा भी नहीं छीना जा सकता है। ये सरकार की शक्तियों को सीमित करते हैं और नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। सबसे पहले संवैधानिक प्रावधान देखते हैं, सरकार के कार्यों का विनियमन किस तरह से होता है। तो संवैधानिक प्रावधान में मूल अधिकार क्या करते हैं, नागरिकों के बुनियादी अधिकार प्रदान करते हैं जिन्हें सरकार द्वारा छीना नहीं जा सकता है। ये सरकार की शक्तियों को सीमित करते हैं और नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। दूसरा है नीति निर्देशक तत्व, ये सरकार को सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। ये सरकार के कार्यों के लिए एक नैतिक और राजनीतिक ढांचा प्रदान करते हैं। जो निदेशक तत्व हैं डीपीएसपी, ये क्या करते हैं, सरकार को सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करने के लिए एक तरह से गाइडलाइन प्रदान करते हैं, गाइडलाइन तैयार करते हैं। और ये जो है इनकी नीतियों का पालन करना सरकार का नैतिक दायित्व है। शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण, सरकार की शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित किया गया है। सरकार की जो शक्तियां हैं उसको 3 भागों में बांटा गया है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यह शक्ति के केंद्रीकरण को रोकता है। अब तीनों मिल करके काम करती हैं, तो एक तरह से शक्तियों का जो केंद्रीकरण है वो एक जगह नहीं है। और प्रत्येक शाखा को अपने कार्यों के लिए जवाबदेह बनाता है। ये तीनों अपना मिल करके काम करती हैं, इनका तीनों एक दूसरे पर नियंत्रण स्थापित करती हैं। न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका को कानूनों और सरकारी कार्यों की संवैधानिकता की समीक्षा करने का अधिकार है। न्यायपालिका को क्या है, कानूनों और सरकारी कार्यों की संवैधानिकता की समीक्षा करने का अधिकार है न्यायपालिका को। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार संविधान के अनुसार कार्य करे। न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका को कानूनों और सरकारी कार्यों की जो न्यायिक समीक्षा है ये कौन करता है, न्यायपालिका करती है। ये कानूनों और सरकारी कार्यों की संवैधानिकता की, ये संविधान के अनुसार काम हो रहा है कि नहीं, उसकी समीक्षा करना जो है न्यायपालिका का काम है। ये जो है सुनिश्चित करते हैं कि सरकार संविधान के अनुसार कार्य करे। संवैधानिक हो गया। अब दूसरा विधायी नियंत्रण देख लेते हैं किस तरह से होता है सरकारों पे। संसद और राज्य विधानमंडल, ये कानून बनाते हैं और सरकार की नीतियों और कार्यों की निगरानी करते हैं। कौन, संसद और राज्य विधानमंडल। प्रश्नकाल, स्थगन प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव के माध्यम से सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं जो संसद और विधानमंडल हैं। बजट और व्यय पर नियंत्रण रखते हैं। इसमें यह बताया जाए कि किस तरह से सरकार के कार्यों का विनियमन होता है। समितियां, संसदीय समितियां सरकारी विभागों और कार्यों की जांच करती हैं और रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं। जो समितियां हैं वो क्या है, सरकारी विभागों और कार्यों की जांच करती हैं। जो संसदीय समितियां सरकारी काम, विभाग और कार्य कैसे होते हैं उनकी जांच करती हैं और रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं। कार्यकारी नियंत्रण भी जान लेते हैं। मंत्रिपरिषद की जवाबदेही, जो मंत्रिपरिषद है उसको संसद के प्रति जवाबदेही होती है। मंत्रिपरिषद को संसद में जवाब देना होता है। अविश्वास प्रस्ताव पारित करके सरकार को गिराया जा सकता है अगर ये बिल्कुल असंवैधानिक काम कर रहे हैं तो। नागरिक सेवाएं, सिविल सेवा नियम और विनियम सरकारी कर्मचारियों के कार्यों को विनियमित करते हैं। जो सिविल सेवा नियम है वो सरकारी जो कर्मचारी हैं उनके कार्यों का विनियमन करते हैं।
मतलब जो गाइडलाइन तैयार किया गया है नागरिक सेवाएं सिविल सर्विसेज में। लोकपाल और लोकायुक्त ये भ्रष्टाचार विरोधी निकाय हैं, भ्रष्टाचार को रोकने का काम करते हैं, जो सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच करते हैं। लोकपाल और लोकायुक्त क्या करते हैं? सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच करते हैं। सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई, नागरिकों को सरकारी सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, जो पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है। आरटीआई के द्वारा भी नियंत्रण रखा जाता है। न्यायिक नियंत्रण, न्यायिक नियंत्रण के लिए अदालतें हैं। अदालतें सरकारी कार्यों की वैधता की जांच करती हैं और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती हैं। अदालतें क्या करती हैं? सरकारी कार्यों की वैधता की जांच करती हैं और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती हैं। जनहित याचिका यानी कि पीआईएल के माध्यम से नागरिक सामाजिक और सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को अदालतों में ला सकते हैं। एक पीआईएल भी है, एक जो नागरिक सामाजिक सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को जनहित याचिका के माध्यम से अदालत में लाया जा सकता है। पांचवा है गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओज और नागरिक समाज। ये संगठन सरकारी नीतियों और कार्यों की निगरानी करते हैं और नागरिकों के अधिकारों की वकालत करते हैं। जो एनजीओज हैं ये सरकारी नीतियों और कार्यों की निगरानी करते हैं, नागरिकों के अधिकारों की वकालत करते हैं। ये जन जागरूकता बढ़ाते हैं और सरकारी जवाबदेही को बढ़ावा देते हैं। जो एनजीओज हैं वो क्या करते हैं? जन जागरूकता बढ़ाते हैं और सरकारी जवाबदेही को बढ़ावा देते हैं। ये सरकार को जनमत के बारे में बताते हैं। क्या करते हैं? सरकार को जनमत के बारे में बताते हैं, लोगों के बारे में। छठा मीडिया है, ये भी विनियमन करती है एक तरह से। स्वतंत्र मीडिया सरकारी कार्यों की निगरानी करता है और नागरिकों को सूचित करता है। मतलब मीडिया का काम क्या है? सच दिखाना, जो आजकल की मीडिया बिल्कुल नहीं कर रही है। यह सरकार की जवाबदेही को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? मीडिया सच दिखाती है तो सरकार को जवाबदेही देना पड़ता है। यह बहुआयामी दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है। ये निष्कर्ष हम लोग देख लेते हैं। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि यह बहुआयामी दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि सरकार की शक्तियों को सीमित किया जाए और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखा जाए। सरकार का विकास का कार्य, अगला टॉपिक है सरकार का विकास का कार्य। चलिए जान लेते हैं। भारत में सरकार के विकास कार्यों में विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयास शामिल हैं, जिनका उद्देश्य देश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना है। यहाँ सरकार के कुछ प्रमुख विकास कार्यों का विवरण दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि जो भारत में जो सरकार के विकास कार्य हैं उनको विभिन्न क्षेत्रों में किए गए जो प्रयास हैं शामिल हैं। सरकार के विकास कार्यों में जो भी उन्होंने काम किया है वो शामिल हैं। इसका उद्देश्य है देश की सामाजिक और आर्थिक जो प्रगति है उसको बढ़ावा देना, सरकार का विकास कार्य। चलिए इनके विकास कार्यों का विवरण देख लेते हैं। जैसे बुनियादी ढांचा विकास, सरकार का बुनियादी ढांचा विकास जान लेते हैं। जैसे सड़क और राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों का निर्माण और रखरखाव ये आते हैं इनके अंतर्गत। भारतमाला परियोजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से कनेक्टिविटी में सुधार हुई है। रेलवे, रेलवे नेटवर्क का विस्तार और आधुनिकीकरण करना। बुलेट ट्रेन परियोजनाओं और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का विकास करना, ये भी जो है सरकार के विकास कार्य हैं। हवाई अड्डे और बंदरगाह, नए हवाई अड्डों और बंदरगाहों का निर्माण और मौजूदा सुविधाओं का उन्नयन करना भी इनके काम है। उड़ान योजनाओं जैसी पहलों के माध्यम से हवाई संपर्क में सुधार करना भी बुनियादी ढांचा है और विकास है। ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विकास जैसे कि सौर और पवन ऊर्जा, विद्युत उत्पादन और वितरण नेटवर्क का विस्तार करना, ये भी सरकार के काम है।
सामाजिक सरकार के विकास कार्य हैं। सामाजिक विकास में देख लेते हैं कि क्या काम है। शिक्षा पे काम करना, स्वास्थ्य पे काम करना, सामाजिक विकास का कार्य है सरकार के। शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, उच्च शिक्षा संस्थानों का विस्तार और आधुनिकीकरण सरकार के विकास कार्य हैं। स्वास्थ्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना, आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा कवरेज का विस्तार करना, ये सब भी सरकार के विकास कार्य हैं। ग्रामीण विकास, मनरेगा जैसी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण रोजगार का सृजन करना, स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से स्वच्छता में सुधार करना, पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करना, ये सारी चीज़ें। शहरी विकास, स्मार्ट सिटी मिशन के माध्यम से शहरी बुनियादी ढांचे का विकास, आवास योजनाओं के माध्यम से शहरी गरीबों को आवास प्रदान करना, ये सब सामाजिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। आर्थिक विकास जान लेते हैं। आर्थिक विकास में कृषि, उद्योग, डिजिटल इंडिया सारी चीज़ें आती हैं। तो कृषि में किसानों को वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता प्रदान करना, सिंचाई सुविधाओं का विकास और कृषि उत्पादों के लिए बाजार पहुंच में सुधार, ये सरकार के विकास कार्य हैं। उद्योग, मेक इन इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमईज को सहायता प्रदान करना। डिजिटल इंडिया, डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देना, डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास करना, ये सारी चीज़ें जो है सरकार के विकास कार्यों के अंतर्गत आती हैं। प्रमुख योजनाएं देख लेते हैं। जैसे आयुष्मान भारत योजना, सरकार के विकास कार्यों में प्रमुख योजनाएं देख लेते हैं। पहले जो है आयुष्मान भारत योजना, यह योजना देश के गरीब और कमज़ोर परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है। जो आयुष्मान भारत योजना है वो गरीब और कमज़ोर परिवारों को क्या करती है, स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, यह योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती है और लोगों को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। जन धन योजना का मतलब कि सरकार जीरो बैलेंस पे खाते खुलवाई सबका, जिससे कि लोगों को जो है, सभी लोग जो है बैंकिंग सेवाओं से जुड़े। स्वच्छ भारत मिशन, यह योजना देश में स्वच्छता और सफाई को बढ़ावा देती है। जो स्वच्छ भारत मिशन है। मेक इन इंडिया, यह योजना भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए है, जो मेक इन इंडिया है। डिजिटल इंडिया, यह योजना डिजिटल सेवाओं और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। मेक इन इंडिया का मतलब कि जो भी चीज़ें हैं ना वो भारत में ही तैयार हों, सारी चीज़ें हम खुद बनाएं, मतलब हम आत्मनिर्भर बने, एक तरह से विनिर्माण केंद्र बने हम, तो इसलिए शुरू किया गया था मेक इन इंडिया। अतः निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि सरकार के इन विकास कार्यों का उद्देश्य भारत को एक विकसित और समृद्ध राष्ट्र बनाना है। सरकार का सेवा प्रदान करने वाला कार्य, चलिए जान लेते हैं सरकार का सेवा प्रदान करने वाला कार्य कौन कौन से हैं। सरकार का सेवा प्रदाता कार्य नागरिकों को विभिन्न प्रकार की आवश्यक सेवाएं प्रदान करने से संबंधित है। सरकार का सेवा प्रदाता कार्य नागरिकों को विभिन्न प्रकार की आवश्यक सेवाएं प्रदान करने से संबंधित है। ये सेवाएं नागरिक के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने, सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ सरकार के कुछ प्रमुख सेवा प्रदाता कार्यों का विवरण दिया गया है। जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य, इसमें ये कहा जा रहा है कि जो सरकार की जो सेवा प्रदान करने वाला काम है, ये नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने, सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए जरूरी है, महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कुछ प्रमुख सेवा प्रदाता कार्यों का विवरण दिया गया सरकार के, जिसमें पहला है सार्वजनिक स्वास्थ्य। अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र, सरकार अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करती है और चलाती है। ये सेवा प्रदाता कार्य हो गया। सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र बनाना, टीकाकरण और रोग नियंत्रण
सरकार टीकाकरण अभियान चलाती है और संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने के लिए उपाय करती है। स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता, सरकार स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता अभियान चलाती है। स्वच्छता और स्वच्छता, सरकार स्वच्छता और स्वच्छता को बढ़ावा देती है। ये सब सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं हैं। दूसरा, शिक्षा, स्कूल और कॉलेज, सरकार प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए स्कूल और कॉलेज स्थापित करती है और चलाती है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की जो सेवाएं हैं वो क्या है? स्कूल और कॉलेज बनाती है सरकार, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के स्कूल और कॉलेज स्थापित करती है और चलाती है। शिक्षा सहायता, सरकार स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। व्यावसायिक प्रशिक्षण, सरकार व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करती है। शिक्षा गुणवत्ता में सुधार, सरकार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए नीतियां बनाती हैं। सामाजिक सुरक्षा, सरकार देखिए कि सेवा प्रदाता कार्यों में सामाजिक सुरक्षा देख लेते हैं किस तरह से सरकार करती है। पेंशन देती है, सरकार वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को पेंशन प्रदान करती है। सामाजिक सहायता योजनाएं, सरकार गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए सामाजिक सहायता योजनाएं चलाती है। आवास योजनाएं, सरकार गरीबों के लिए आवास योजनाएं चलाती हैं। खाद्य सुरक्षा, सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है। ये सब सामाजिक सुरक्षा के काम हैं। नेक्स्ट है नागरिक सेवाएं, कानून और व्यवस्था, सरकार पुलिस और अदालतों के माध्यम से कानून और व्यवस्था बनाए रखती है। नागरिक पंजीकरण, सरकार जन्म, मृत्यु और विवाह का पंजीकरण करती है। भूमि रिकॉर्ड और राजस्व, सरकार भूमि रिकॉर्ड रखती है, राजस्व एकत्रित करती है। परिवहन, सरकार सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रदान करती है। डाक सेवाएं, सरकार डाक सेवाएं प्रदान करती है। ये सारी चीज़ें क्या है? नागरिक सेवाएं हैं। बुनियादी ढांचा, सड़कें और राजमार्ग, सरकार सड़कों और राजमार्गों का निर्माण और रखरखाव करती है। बिजली और पानी, सरकार बिजली और पानी की आपूर्ति करती है। संचार, सरकार दूरसंचार सेवाएं प्रदान करती है। सिंचाई, सरकार सिंचाई सुविधाएं प्रदान करती है। आपदा प्रबंधन, ये भी जो है सेवा प्रदाता कार्य है, आपदा प्रबंधन करना। आपदा राहत और पुनर्वास, सरकार प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और पुनर्वास कार्य करती है। आपदा तैयारी, सरकार आपदा तैयारी योजनाएं बनाती है। अन्य सेवाएं, चलिए कुछ अन्य सेवाएं देख लेते हैं सरकार की। जैसे कृषि सेवाएं, सरकार किसानों को कृषि सेवाएं प्रदान करती है। पर्यावरण संरक्षण, सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए उपाय करती है। सांस्कृतिक गतिविधियां, सरकार सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देती है। अतः निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि ये सेवाएं नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने, सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। सरकार इन सेवाओं को कुशल और प्रभावी ढंग से प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट टॉपिक है सरकार के कामकाज में सुधार हेतु अनुशंसाएं। सरकार के कामकाज में सुधार हेतु अनुशंसाएं, सरकार के कामकाज में सुधार हेतु कई अनुशंसाएं की जा सकती हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में पारदर्शिता, जवाबदेही, दक्षता और नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देती है। यहाँ कुछ प्रमुख अनुशंसाएं दी गई हैं। इसमें यह कहा जा रहा है कि सरकार के कामकाज में सुधार हो, इसके लिए कई अनुशंसाएं की जा सकती हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेही, दक्षता और नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देती है। कुछ प्रमुख अनुशंसाएं दी गई हैं, चलिए देख लेते हैं। जैसे पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई को मजबूत करना, सूचना के अधिकार के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जागरूकता बढ़ाना,
सूचना देने में देरी और इनकार के मामलों में सख्त कार्रवाई करना। सभी सरकारी विभागों के लिए ऑनलाइन सूचना पोर्टल बनाना। देखिए, ये कहा जा रहा है कि सरकार के कामकाज में सुधार हो, इसके लिए कई तरह से अनुशंसाएं की जा सकती हैं। जैसे मतलब जवाब मांगा जा सकता है सरकार के कामकाज में सुधार हेतु, कई तरह की अनुशंसाएं की जा सकती हैं। जिसे ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही के लिए सबसे पहले तो जो है आरटीआई जो है, सूचना का अधिकार जो अधिनियम है, उसको मजबूत करना। सबसे पहले लोगों में जागरूकता का बढ़ावा देना। सूचना के अधिकार के तहत आप अपने पूछ सकते हैं, कोई भी विभाग हो उससे आप आरटीआई के थ्रू आपको अपनी चीज़ों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। सोशल ऑडिट को बढ़ावा देना। सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के सोशल ऑडिट को अनिवार्य करना। सोशल ऑडिट में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना। सोशल ऑडिट के निष्कर्षों पर त्वरित कार्रवाई करना। ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं। व्हिसल ब्लोअर संरक्षण। भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का खुलासा करने वालों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना। व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करना। ये सारी चीज़ें आती हैं। इन सारी चीज़ों के माध्यम से हम कर सकते हैं। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना। व्हिसल ब्लोअर का मतलब होता है कि जो भ्रष्टाचार वगैरह की जो सूचना देता है, जो उसकी खुलासा करता है, उसको बोलते हैं। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना। सभी सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध करा देना चाहिए। डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना ताकि नागरिक ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग कर सके, ताकि सभी लोग, डिजिटल साक्षरता बढ़ेगी तो सभी लोग जो है ऑनलाइन जो भी सेवाएं प्रदान की जाती हैं उसका उपयोग कर पाएँ। डेटा सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित हो, ये सारी चीज़ें। दक्षता और प्रभावशीलता के लिए नौकरशाही में सुधार की जानी चाहिए। जैसे नौकरशाही को अधिक जवाबदेह और नागरिक केंद्रित बनाना चाहिए। प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल और सुव्यवस्थित करना चाहिए। कर्मचारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। परियोजना प्रबंधन में सुधार की जानी चाहिए। जैसे सरकारी परियोजनाओं के लिए समयबद्ध और लागत प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करना चाहिए। परियोजना निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली को मजबूत किया जाना चाहिए। सार्वजनिक खरीद प्रक्रियाओं को पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बनाना चाहिए। तकनीकी का उपयोग है। डेटा विश्लेषण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई का उपयोग करके सरकारी निर्णय लेने की प्रक्रिया को बेहतर बनाया जाना चाहिए। सरकारी सेवाओं के वितरण में ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करना चाहिए। ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए। प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन। सभी सरकारी विभागों का प्रदर्शन निर्धारित मापदंडों के अनुसार मूल्यांकित किया जाना चाहिए। अच्छा प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत करना और खराब प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। तीसरा, नागरिक भागीदारी के लिए नागरिक परामर्श को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जैसे नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण में नागरिकों की भी राय शामिल किया जाना चाहिए। नागरिक परामर्श के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जाना चाहिए। स्थानीय शासन को मजबूत करना। पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं को अधिक शक्तियाँ और संसाधन प्रदान किया जाना चाहिए। स्थानीय स्तर पर नागरिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना चाहिए ताकि लोग आसानी से शिकायत कर सकें। नागरिकों की शिकायतों के त्वरित और प्रभावी निवारण के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित करना चाहिए। शिकायत निवारण प्रक्रिया को पारदर्शी और जवाबदेह बनाना चाहिए। जन सुनवाई। सरकारी योजनाओं के बारे में जनता को सूचित करने और उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए नियमित जन सुनवाई का आयोजन करना चाहिए। चौथा है वित्तीय प्रबंधन।
बजट प्रक्रिया में सुधार। बजट को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना चाहिए। बजट आवंटन को परिणामों से जोड़ना जरूरी है। वित्तीय ऑडिट को मजबूत करना चाहिए। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों को सख्ती से लागू करना चाहिए। सरकारी खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित करना चाहिए। ई गवर्नेंस के माध्यम से वित्तीय लेन देन को ट्रैक किया जाना चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन अनुशंसाओं को लागू करके सरकार अपने कामकाज में सुधार कर सकती है, नागरिकों का विश्वास जीत सकती है और देश के विकास को गति दे सकती है। नेक्स्ट है भूमिकाओं के कार्यान्वयन में संघ, राज्य और स्थानीय शासन के बीच अंतर संबंध जान लेते हैं। भूमिकाओं के कार्यान्वयन में संघ, राज्य और जो स्थानीय शासन है उनके बीच क्या अंतर संबंध है। बाद में संघ, राज्य और स्थानीय शासन के बीच एक जटिल और गतिशील अंतर संबंध है जो संविधान द्वारा निर्धारित शक्तियों और जिम्मेदारियों के विभाजन पर आधारित है। यह अंतर संबंध सरकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। इसका उद्देश्य शासन के विभिन्न स्तरों के बीच समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देना है। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो संघ, राज्य और स्थानीय शासन है उनके बीच जटिल और गतिशील अंतर संबंध है। संविधान ये निर्धारित करती है इन लोगों की जो शक्तियां हैं, जिम्मेदारियां हैं, इनका जो संबंध है, अंतर संबंध है, वो सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका उद्देश्य शासन के विभिन्न स्तरों के बीच एक तरह से समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देना। संघ और राज्य सरकारों के बीच अंतर संबंध समझ लेते हैं। संवैधानिक ढांचा। भारत का संविधान संघ और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन करता है। इसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची शामिल है। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल हैं, जबकि राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल हैं। समवर्ती सूची में वे विषय शामिल हैं जिन पर संघ और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। वित्तीय संबंध। संघ सरकार राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसमें अनुदान और ऋण शामिल हैं। वित्त आयोग संघ और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश करता है। अब इन दोनों के बीच प्रशासनिक संबंध देख लेते हैं। संघ सरकार राज्य सरकारों को प्रशासनिक मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करती हैं। अखिल भारतीय सेवाएं जैसे कि IAS, IPS आदि जो है संघ और राज्य दोनों सरकारों के लिए काम करती हैं, जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं। सहयोग और समन्वय। अंतर्राज्य परिषद और क्षेत्रीय परिषदों जैसे मंचों के माध्यम से संघ और राज्य सरकारों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा दिया जाता है। सहयोग और समन्वय को बढ़ावा दिया जाता है कैसे? अंतर्राज्यीय परिषद और क्षेत्रीय परिषदों जैसे मंचों के माध्यम से। राज्य और स्थानीय शासन के बीच अंतर संबंध समझ लेते हैं। संवैधानिक प्रावधान। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों ने पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने राज्य सरकारें स्थानीय शासन संस्थाओं को शक्तियां और जिम्मेदारियां सौंपती है। वित्तीय संबंध जान लेते हैं। राज्य सरकारें स्थानीय शासन संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। राज्य वित्त आयोग स्थानीय शासन संस्थाओं को वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश करता है। प्रशासनिक संबंध। राज्य सरकारें स्थानीय शासन संस्थाओं को प्रशासनिक मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकारें स्थानीय शासन संस्थाओं के कामकाज की निगरानी करती है। सहयोग और समन्वय। जिला योजना समितियां और महानगर योजना समितियां स्थानीय शासन संस्थाओं और राज्य सरकार के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देती है। संघ, राज्य और स्थानीय शासन के बीच अंतर संबंध की चुनौतियां। शक्तियों का अतिव्यापन। कुछ मामलों में संघ, राज्य और स्थानीय शासन संस्थाओं के बीच शक्तियों का अतिव्यापन होता है, जिससे संघर्ष हो सकता है। वित्तीय निर्भरता।
स्थानीय शासन संस्थाएं अक्सर वित्तीय संसाधनों के लिए राज्य सरकारों पर निर्भर होती हैं, जो उनकी स्वायत्तता को सीमित कर सकती हैं। समन्वय की कमी। विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच समन्वय की कमी हो सकती है, जिससे योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में बाधा आ सकती है। सुधार के लिए सुझाव। अस्पष्ट शक्तियों का विभाजन। संघ, राज्य और स्थानीय शासन संस्थाओं के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन सुनिश्चित करना। वित्तीय स्वायत्तता को बढ़ावा देना। स्थानीय शासन संस्थाओं को अधिक वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करना। समन्वय को मजबूत करना। विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच समन्वय को मजबूत करने के लिए तंत्र स्थापित करना। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि यह अंतर संबंध भारत की संघीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण पहलू है और इसका उद्देश्य देश के विकास और नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा देता है। क्या कहा जा रहा है कि ये जो अंतर संबंध है तीनों का, संघ, राज्य और स्थानीय परिषदों का, वो भारत की संघीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण पहलू है और इनका उद्देश्य क्या है? देश के विकास और नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा देना है। वित्तीय हस्तांतरण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। चलिए जान लेते हैं कि किस तरह से वित्तीय हस्तांतरण होता है इन लोगों के बीच। भारत के संविधान में वित्तीय हस्तांतरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को नियंत्रित करते हैं। ये प्रावधान वित्तीय संसाधनों के उचित वितरण और संघीय ढांचे को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ प्रमुख संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं कैसे करों का जो है हस्तांतरण होता है एक दूसरे को। चलिए जान लेते हैं। करों का विभाजन किस तरह से किया गया है? अनुच्छेद 268 से 281 के बीच जो है करों के विभाजन की बात की गई है। अनुच्छेद 268 कहता है कि अनुच्छेद 268 यह केंद्र सरकार को कुछ करों को लगाने और एकत्र करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 268 जो है केंद्र सरकार को कुछ टैक्स लगाने और टैक्स वसूलने का अधिकार देता है, लेकिन राज्यों को उनका उपयोग करने की अनुमति देता है। टैक्स लेकिन ये देखिए केंद्र सरकार आर्टिकल 268 के तहत केंद्र सरकार कुछ टैक्स लगा सकती है, कुछ टैक्स वसूल सकती है, लेकिन जो राज्य हैं उनका उपयोग करने की अनुमति है राज्यों को। आर्टिकल 269 यह केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय व्यापार में वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाने और एकत्र करने का अधिकार देता है, लेकिन राज्यों को उनका हिस्सा देता है। देखिए आर्टिकल 269 जो है ये अंतर्राज्यीय व्यापार में वस्तुओं की बिक्री पर टैक्स, जो व्यापार होता है एक दूसरे से, एक राज्य से दूसरे राज्य में, उसमें जो है केंद्र सरकार क्या करती है उस पर टैक्स लगा सकती है और वसूल सकती है, लेकिन जो राज्य हैं उनको उनका हिस्सा दिया जाना चाहिए। आर्टिकल 270 यह केंद्र और राज्यों के बीच कुछ करों के शुद्ध आय के वितरण का प्रावधान करता है। के बीच जो है जो कुछ कर हैं वो शुद्ध आय का वितरण का प्रावधान करता है, जो आर्टिकल 270 है। दोनों के बीच किस तरह से बांटा जाना चाहिए वो। आर्टिकल 275 यह संसद को उन राज्यों को अनुदान देने का अधिकार देता है जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। आर्टिकल 275 जो है में ये कहा जा रहा है कि संसद को यह अधिकार है कि वो राज्यों को अनुदान दे सके, जिनको ज़रूरत है उसकी, उनको अनुदान देने का अधिकार है। आर्टिकल 280 चलिए जान लेते हैं इसमें क्या कहा गया है। यह वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 280 जो है वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है, जो केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश करता है। जो अनुच्छेद 280 है वो केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश करता है।
वित्त आयोग 280, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में इसका वर्णन है। चलिए जान लेते हैं। यह एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों की समीक्षा करता है। जो वित्त आयोग क्या करता है? केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों की समीक्षा करता है। यह करों की विभाजन, अनुदान और अन्य वित्तीय मामलों पर सिफारिशें देता है। वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा हर 5 साल में या उससे पहले वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है? हर 5 साल में, उससे पहले वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ये वित्त आयोग क्या करता है? ये एक संवैधानिक निकाय है जो दोनों के बीच, राज्य और केंद्र के बीच जो टैक्सों का जो वित्तीय संबंध है उसकी समीक्षा करता है। ये कर कैसे बांटा जाए, अनुदान कैसे दिया जाए, इन सब मामलों पर सिफारिश प्रदान करता है। हर 5 साल में या उससे पहले वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अनुदान अनुच्छेद 275 और 282 में अनुदान की बात की गई है। अनुच्छेद 275 यह संसद को उन राज्यों को अनुदान देने का अधिकार देता है जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। ये कहा जा रहा है कि जो आर्टिकल 275 है उसके तहत संसद जो है उन राज्यों को अनुदान दे सकती है जिनको ज़रूरत है। आर्टिकल 282 यह केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनुदान देने का अधिकार देता है, भले ही वह उनकी विधायी क्षमता के अंतर्गत न हो। जो आर्टिकल 282 है, यह केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को यह अधिकार है कि अगर कोई सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अगर अनुदान की ज़रूरत है तो चौथा, ऋण अनुच्छेद 292 और 93 में ऋण की बात की गई है। अनुच्छेद 292 यह केंद्र को ऋण लेने का अधिकार देता है। केंद्र सरकार ऋण ले सकती है आर्टिकल 292 के तहत। अनुच्छेद 293 यह राज्य सरकारों को ऋण लेने का अधिकार देता है लेकिन कुछ शर्तों के अधीन। 292 जो है केंद्र सरकार को ऋण लेने का अधिकार है। अनुच्छेद 293 जो है राज्य सरकारों को ऋण लेने का अधिकार है लेकिन कुछ शर्तों के आधार पे। तो के आधार पे जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी ने केंद्र और राज्यों के बीच करों के विभाजन को बदल दिया है। जीएसटी परिषद केंद्र और राज्यों के बीच जीएसटी से संबंधित मामलों पर सिफारिशें देती हैं। जीएसटी क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच जो टैक्सेस हैं उनके विभाजन को बदल दिया है। जो जीएसटी है, पहले जीएसटी नहीं था, तो अब जो है पूरा स्वरूप बदल गया है टैक्सेशन का। जीएसटी परिषद क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच जीएसटी से संबंधित मामलों की सिफारिशें प्रदान करती हैं। चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि ये जो संवैधानिक निकाय है, ये संवैधानिक प्रावधान भारत के संघीय ढांचे में वित्तीय स्थिरता और समानता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो संवैधानिक प्रावधान है ये टैक्सेशन का, वो भारत के संघीय ढांचे में वित्तीय स्थिरता और समानता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला टॉपिक है वित्तीय हस्तांतरण के मुद्दे। चलिए जान लेते हैं किस तरह से हस्तांतरण होता है वित्त का। भारत में वित्तीय हस्तांतरण से संबंधित कई मुद्दे हैं जिनमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण से संबंधित चिंताएं शामिल हैं। यहाँ कुछ प्रमुख मुद्दे दिए गए हैं। देखिए, जो भारत में वित्तीय हस्तांतरण है उससे संबंधित कई मुद्दे हैं जो दोनों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण से संबंधित चिंता है। कुछ मुद्दे दिए गए हैं, चलिए जान लेते हैं। करों का विभाजन। केंद्र और राज्यों के बीच करों के विभाजन को लेकर अक्सर विवाद होता है। राज्य सरकारें महसूस करती हैं कि उन्हें पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं मिलते हैं। केंद्र सरकार द्वारा उपकर और अधिभार लगाने से राज्यों के साथ साझा किए जाने वाले कर राजस्व में कमी आती है,
जिससे राज्यों की वित्तीय स्थिति प्रभावित होती है। ये कहा जा रहा है कि जो केंद्र और राज्यों के बीच जो टैक्सों का वितरण है, जो कर का विभाजन है, वो अक्सर विवाद में होता है, क्योंकि राज्य सरकारें जो है महसूस करती हैं कि उन्हें पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं मिलते हैं, उनको पर्याप्त नहीं मिलता है पैसे। केंद्र सरकार द्वारा उपकर और अधिभार लगाने से राज्यों के साथ साझा किए जाने वाले जो कर है उसमें भी कमी आती है। वित्त आयोग की भूमिका। वित्त आयोग की सिफारिशों को लेकर भी विवाद होता है। कुछ राज्य सरकारें महसूस करती हैं कि वित्त आयोग ने उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया है। अनुदान। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों को लेकर भी विवाद होता है। राज्य सरकारें महसूस करती हैं कि अनुदानों का वितरण निष्पक्ष नहीं है। हाँ, कुछ सोचती हैं कि उनको दिया जा रहा है, हमको क्यों नहीं दिया जा रहा है। ऋण। राज्य सरकारों को ऋण लेने में कठिनाई होती है, खासकर उन राज्यों को जिनकी वित्तीय स्थिति कमजोर है, उनको जल्दी ऋण नहीं मिलता है। जीएसटी। जीएसटी के कार्यान्वयन से राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता में कमी आई है। राज्य सरकारें जीएसटी परिषद में अपनी आवाज को पर्याप्त रूप से सुने जाने के बारे में चिंतित हैं। देखिए, जब से जीएसटी आ गया है तो राज्य सरकारें जो है राज्य सरकारों की जो वित्तीय स्वायत्तता है उसमें कमी आई है। वित्तीय असमानता। विभिन्न राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का असमान वितरण है, जिससे कुछ राज्य विकास में पिछड़ जाते हैं। ये कहा जा रहा है कि जो वित्तीय संसाधनों का वितरण है वो असमान है, जिसकी वजह से कुछ राज्यों को कम मिलता है, वित्त कम प्राप्त होता है, कुछ को ज़्यादा प्राप्त होता है। तो इस वजह से जिसको कम मिलता है वो पिछड़ जाते हैं, विकास कार्यों में पिछड़ जाते हैं। राजकोषीय केंद्रीकरण। केंद्र सरकार की बढ़ती वित्तीय शक्तियां और राज्यों की घटती हुई वित्तीय स्वतंत्रता एक तरह से राजकोषीय केंद्रीकरण होता है, मतलब ज़्यादा पैसे केंद्र के पास हो जाता है, जिसकी वजह से राजकोषीय केंद्रीकरण की स्थिति उत्पन्न होती है। अतः निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि इन मुद्दों को हल करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक मजबूत और पारदर्शी वित्तीय संबंध स्थापित करना आवश्यक है। संघीय संरचना से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां, चलिए जान लेते हैं। भारत की संघीय संरचना, जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन पर आधारित है, कई मुद्दों और चुनौतियों का सामना करती है। जो संघीय संरचना है, यहाँ कुछ प्रमुख मुद्दे दिए गए हैं, चलिए जान लेते हैं। शक्तियों का अतिव्यापन। कुछ मामलों में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन नहीं है, जिससे संघर्ष होता है। समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, जिससे टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वित्तीय असंतुलन। केंद्र सरकार के पास राज्यों की तुलना में अधिक वित्तीय संसाधन है, जिससे राज्यों की वित्तीय निर्भरता बढ़ती है। राज्यों को अपनी विकास योजनाओं के लिए केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसकी वजह से वित्तीय असंतुलन उत्पन्न होता है। क्षेत्रीय असमानता है। विभिन्न राज्यों के बीच विकास के स्तर में अंतर है, जिससे क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ती हैं। कुछ राज्य अधिक विकसित हैं, जबकि कुछ राज्य विकास में पिछड़ जाते हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोप लगते रहते हैं। राज्यपाल की भूमिका। राज्यों में राष्ट्रपति शासन का उपयोग और केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग जैसे मुद्दे विवाद का कारण बनते हैं। राज्यों में क्या है, राष्ट्रपति शासन का उपयोग और केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग जैसे मुद्दे विवाद का कारण बनते हैं। भाषावाद और क्षेत्रवाद। भाषा और क्षेत्र के आधार पर राज्यों के बीच विवाद होते रहते हैं। यह संघीय एकता के लिए चुनौती पैदा करते हैं। अंतर्राज्यीय विवाद। नदी जल बंटवारे, सीमा विवाद और अन्य मुद्दों पर राज्यों के बीच विवाद होते रहते हैं। इन विवादों का समाधान करना एक चुनौती है।
केंद्रीकरण की प्रवृत्ति। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्र सरकार की शक्तियां बढ़ रही हैं, जिससे राज्यों की स्वायत्तता कम हो रही है। यह संघीय ढांचे के लिए एक चुनौती है। समन्वय की कमी। केंद्र और राज्यों के बीच नीतियों और कार्यक्रमों को समन्वित करना मुश्किल हो सकता है, जिससे असमार्गमिता और नकारात्मक स्थितियों का सम्मुखीन हो सकता है। निष्कर्ष। अतः निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना आवश्यक है। संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए संवाद और सहयोग जरूरी है। प्रशासनिक संबंध। अगला टॉपिक है प्रशासनिक संबंध। केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध के बारे में जान लेते हैं। प्रशासनिक संबंध सरकार के विभिन्न स्तरों जैसे कि केंद्र, राज्य और स्थानीय के बीच प्रशासनिक कार्यों के संचालन और समन्वय को संदर्भित करते हैं। प्रशासनिक संबंध क्या करते हैं? सरकार के जो भी स्तर हैं तीनों, केंद्र, राज्य और स्थानीय, उनके बीच प्रशासनिक कार्यों के संचालन और समन्वय को संदर्भित करते हैं। भारत में प्रशासनिक संबंधों को भारतीय संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 तक वर्णित है। प्रशासनिक संबंध किसमें वर्णित है? भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 तक। प्रशासनिक संबंधों के प्रकार। केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है। कैसे इनके संबंध है वो जान लेते हैं। केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है वे अपनी कार्यकारी शक्तियों का उपयोग इस तरह से करें जिससे केंद्र के कानूनों और कार्यकारी शक्तियों का पालन हो। ये मतलब केंद्र सरकार को अधिकार है कि वो राज्यों को निर्देश दे सकती है कि वे अपने कार्यों और शक्तियों का प्रयोग इस तरह से करें कि केंद्र सरकार के कानूनों और कार्यकारी शक्तियों का पालन हो। केंद्र सरकार राज्यों को संचार के साधनों के निर्माण और रखरखाव के लिए भी निर्देश दे सकती है, जिन्हें राष्ट्रीय व सैन्य महत्व का माना जाता है। अखिल भारतीय सेवाएं जैसे IAS, IPS, IFS केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लिए काम करती हैं, जो प्रशासनिक समन्वय में मदद करती हैं। राज्यों के बीच संबंध। संविधान अंतरराज्यीय विवादों के माध्यम के समाधान के लिए तंत्र प्रदान करता है। संविधान क्या करता है? जो अंतरराज्यीय विवाद हैं उसके समाधान के लिए तंत्र प्रदान करता है, जैसे कि अंतरराज्यीय जल विवाद। क्षेत्रीय परिषदें राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देती हैं। केंद्र और स्थानीय शासन के बीच संबंध। केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय शासन संस्थाओं को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती हैं। केंद्र और स्थानीय शासन के बीच संबंध किस तरह से है? केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से जो स्थानीय शासन है संस्थाएं हैं उनको वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती हैं। केंद्र सरकार स्थानीय शासन संस्थाओं को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में सहायता प्रदान करती हैं। प्रशासनिक संबंधों के महत्व को जान लेते हैं। प्रशासनिक संबंध सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच समन्वय और सहयोग सुनिश्चित करते हैं। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि सरकारी नीतियां और कार्यक्रम प्रभावी ढंग से लागू हों। वे नागरिकों को सरकारी सेवाओं की कुशल और प्रभावी डिलीवरी सुनिश्चित करते हैं। यह संविधान के अनुसार सभी स्तरों पर सरकारों का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करते हैं। प्रशासनिक संबंधों का महत्व में ये कहा जा रहा है कि जो प्रशासनिक संबंध है वो सरकार के जो भी स्तर हैं उनमें समन्वय और सहयोग सुनिश्चित करते हैं, जिससे की वजह से सरकारी नीतियां और कार्यक्रम प्रभावी ढंग से लागू होती हैं। प्रशासनिक संबंध में चुनौतियां। प्रशासनिक संबंधों में चुनौतियां क्या क्या हैं वो जान लेते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का अतिव्यापन हो जाता है। विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच समन्वय की कमी भी देखने को मिलती है। राजनीतिक हस्तक्षेप भी देखने को मिलता है। तो ये सारी राज्यों की वित्तीय निर्भरता भी है। ये सारी चीज़ें क्या है? चुनौतियां हैं। निष्कर्ष।
इन चुनौतियों के बावजूद प्रशासनिक संबंध भारत की संघीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम कह सकते हैं कि चुनौतियों के बावजूद भी प्रशासनिक संबंध भारत की संघीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।